हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आर्कटिक के बर्फीली चट्टानों के बीच में साइंटिस्ट को एक बहुत ही पुराना एयरक्राफ्ट मिलता है और जब वो उसके अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें कैप्टन अमेरिका का शील्ड दिखता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कहानी 1942 की दिखाई जाती है, जहाँ पर एडोल्फ हिटलर का खास आदमी जिसका नाम जोहान है उसे देखते हैं। जोहान एडोल्फ हिटलर के लिए हथियार बनाता है, साथ ही वो हाइड्रा जो कि मूवी में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका कमांडर होता है। जोहान अपने आदमियों के साथ एक चर्च में जाता है जहां वो किसी खास चीज को ढूंढ रहा होता है। वो जिस चीज को ढूंढ रहा होता है उसे मिल जाती है, पर वो जल्दी समझ जाता है कि ये नकली है। इसके बाद उसे वहां एक बटन दिखाई देता है। वो जब उस बटन को दबाता है तो उसमें से वो चीज निकलती है जिस चीज को जोहान ढूंढ रहा होता है। वो चीज होती है टेसेरेक्ट। टेसेरेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल चीज होता है। जोहान चर्च के फादर को मार देता है और टेसरेक्ट लेके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। साल होता है 1943। यहाँ पर हमें स्टीव रॉजर्स नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि यूएस आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है, पर जितनी बार भी वो कोशिश करता है हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ही वीक होता है और उसमें बहुत ही बीमारी होती है। अगले दिन स्टीव मूवी देखने जाता है। मूवी चल रहे जंग के बारे में होती है। वहाँ पे एक आदमी मूवी के बारे में कुछ गलत बात कहता है तो स्टीव उसे ऐसा कहने से मना करता है, जिसके बाद वो आदमी स्टीव को बाहर ले जाता है और उसकी पिटाई करने लगता है। यहाँ पे स्टीव अपनी सबसे फेवरेट लाइन कहता है, आई कैन डू दिस ऑल डे। तभी वहाँ स्टीव का दोस्त बक्की आता है जो उस आदमी की पिटाई करता है और स्टीव को अपने साथ ले जाता है। बक्की उसे एक एग्जीबिशन में ले जाता है जहाँ पर फ्यूचर की चीजों के बारे में बताया जा रहा होता है। यहाँ पर हम टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क को देखते हैं जो यहाँ पे फ्यूचर में चलने वाली फ्लाइंग कार को सबको दिखा रहे होते हैं। तभी स्टीव को वहाँ आर्मी के सिलेक्शन का एडवर्टीजमेंट दिखता है तो वो वहाँ जाता है, पर बक्की पीछे से आता है और स्टीव को रोकता है। वो उसे कहता है, तुम कई बार रिजेक्ट हो चुके हो, अब तुम्हें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर स्टीव बक्की की बात नहीं मानता। वो कहता है, अभी जंग चल रही है जिसमें हमारे देश के कई जवान लड़ रहे हैं और मैं भी जंग में लड़ना चाहता हूँ। वहीं पे अब्राहम नाम का साइंटिस्ट होता है जो कि स्टीव की बातें सुन लेता है। बक्की स्टीव को समझा के चला जाता है, पर स्टीव बक्की की बात नहीं मानता और अंदर भर्ती के लिए जाता है। वहाँ पर उसका मेडिकल होने वाला होता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है। वो डॉक्टर को बता देती है कि इसने पहले भी कई बार आर्मी में जाने के लिए ट्राई की है और हर बार मेडिकल में रिजेक्ट हो चुका है। नर्स की बातें सुनने के बाद डॉक्टर बाहर चला जाता है। स्टीव समझ जाता है कि उसकी चालाकी पकड़ी गई है तो वो अपने शूज पहनने लगता है यहाँ से भागने के लिए। तभी वहाँ पर अब्राहम आते हैं। इन्होंने ही बाहर स्टीव और बक्की की बातें सुनी थी। वो स्टीव को बताते हैं कि मैं आर्मी में साइंस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ। वो स्टीव से पूछते हैं, क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो? तो स्टीव कहता है, मुझे दादागिरी पसंद नहीं, पर मैं आर्मी में जाके देश की रक्षा करना चाहता हूँ। स्टीव अपने बारे में कुछ झूठ भी बताता है। अब्राहम कहते हैं, अगर तुम मुझे अपने बारे में सब सच बता दोगे तो मैं तुम्हें आर्मी में भर्ती कर दूंगा। जिसके बाद स्टीव सब सच बता देता है कि मैं ब्रुकलिन से हूँ और 5 बार सेना में भर्ती होने की कोशिश कर चुका हूँ। इसके बाद अब्राहम उसे मेडिकल में पास कर देते हैं और स्टीव अब एक सोल्जर बन चुका है। पर आर्मी के ट्रेनिंग में स्टीव अपने हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से पीछे ही रहता है। एक बार सारे सोल्जर रनिंग करते हुए आगे होते हैं पर स्टीव पीछे होता है। कुछ दूर जाने के बाद सबको बताया जाता है कि अब हम आधे रास्ते पे आ गए हैं और यहाँ से सिर्फ वही गाड़ी में पेगी के साथ जाएगा जो इस झंडे को उतारेगा। फिर सब झंडा उतारने की कोशिश करते हैं पर कोई नहीं निकाल पाता। दरअसल 17 सालों के इतिहास में आज तक कोई भी सोल्जर इस झंडे को बाहर नहीं निकाल पाया है। लास्ट में स्टीव उस डंडे को ही गिरा देता है और झंडे को निकाल के उस गाड़ी में बैठ जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग फील्ड में अब्राहिम आते हैं जो कर्नल को बताते हैं कि मैंने सुपर सोल्जर सीरम के लिए स्टीव को चुना है। ये सुन के कर्नल शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये लड़का बहुत ही कमजोर है, मेरे पास इसके लिए एक लड़का है जो इस काम के लिए बेहतर होगा। अब्राहम कहते हैं, मुझे एक बेहतरीन सोल्जर नहीं, मुझे एक अच्छा आदमी चाहिए। इसके बाद कर्नल एक ग्रेनेड निकाल कर सबके बीच में फेंकते हैं। सब इधर उधर भागते हैं पर स्टीव उस बॉम्ब के ऊपर जाके लेट जाता है ताकि वहाँ खड़े लोगों को कुछ ना हो। इसके बाद सबको यकीन हो जाता है कि स्टीव ही इस प्रोग्राम के लिए सही इंसान है। इसके बाद हमें फिर से जोहान को दिखाया जाता है जो कि अपने साइंटिस्ट के साथ मिलके एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है जिसने एक मशीन बनाई है और जब टेसरेक्ट को उस मशीन में डाला जाता है तो मशीन बहुत ही ऊर्जा स्टोर कर लेता है। ये देख के जोहान कहता है, अब हम अपने जहाज को कई दिनों तक इस एनर्जी की मदद से चला सकते हैं और अब जंग का नक्शा भी पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पेगी स्टीव को ब्रुकलिन ले जाती है जहां डॉक्टर अब्राहम स्टीव के अंदर सीरम डालने वाले होते हैं। यहाँ पर हॉवर्ड स्टार्क भी होते हैं
इन्होंने ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए मशीन बनाई है। इसके बाद स्टीव को मशीन के अंदर सुलाया जाता है और उसके अंदर सीरम डाला जाता है। फिर मशीन को बंद करके स्टीव के ऊपर बेटा रेस छोड़ा जाता है। धीरे धीरे बेटा रेस के परसेंटेज को बढ़ाया जाता है, पर 70% पर जाते ही स्टीव चीखने लगता है। तो अब्राहम मशीन को बंद करने को कहता है, पर स्टीव अंदर से कहता है मैं इसे सह सकता हूँ। इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क मशीन को 100% पर ले जाते हैं। इसके बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है। जब मशीन को खोला जाता है तो हम देखते हैं कि स्टीव पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अब काफी चुस्त और तंदुरुस्त बन गया होता है। इसका मतलब इनका सुपर सोल्जर बनाने का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। तभी यहाँ पे एक आदमी जो कि जोहान का आदमी होता है वो एक ब्लास्ट करता है और सीरम की आखिरी बोतल बची होती है उसे निकाल लेता है। साथ ही डॉक्टर अब्राहम को गोली मार देता है जिससे कि वो भी मर जाते हैं और वो आदमी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टीव रॉजर्स उस आदमी का पीछा करता है। जहाँ उसे पहले भागने में तकलीफ होती थी वो अब गाड़ी से भी तेज भाग रहा था। स्टीव भागते हुए उस आदमी तक पहुंच जाता है। सीरम की आखिरी शीशी जो होती है वो टूट जाती है। स्टीव उस आदमी से कुछ पूछताछ करने की कोशिश करता है पर वो आदमी जहर की गोली खा के मर जाता है। मरते वक्त वो कहता है जय हाइड्रा। हाइड्रा हिटलर का वो टेररिस्ट ग्रुप है जिसका कमांडर जोहान है। इसके बाद जोहान को दिखाया जाता है जिसने टेसरेक्ट की मदद से बहुत ही खतरनाक हथियार बना लिया होता है और यहाँ पर वो हिटलर के कुछ खास आदमियों को मार देता है क्योंकि वो खुद हाइड्रा का लीडर बनना चाहता था। दूसरी तरफ स्टीव के ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं क्योंकि सीरम की आखिरी बोतल टूट चुकी होती है और इनके पास सीरम का कोई सैंपल नहीं होता और साथ ही डॉक्टर अब्राहम भी मर चुके होते हैं। पैगी स्टीव से कहती है डॉक्टर अब्राहम के बिना सीरम बनाने में कई साल लग जाएंगे। इसका मतलब इनका पहला और आखिरी सुपर सोल्जर स्टीव रॉजर्स है। स्टीव ने जिस बहादुरी से जोहान के आदमी को पकड़ा था इससे वो पब्लिक में बहुत ही फेमस हो गया था। इसीलिए उसका सीनियर उसे कहता है अगर तुम जंग में अपने सिपाहियों की अपने देश की मदद करना चाहते हो तो इसका एक तरीका है। इसका तरीका ये होता है कि स्टीव को कैप्टन अमेरिका का ड्रेस पहनकर अलग अलग शहरों में शोज करना होगा जहाँ पर वो पब्लिक से अपील करता है कि वो वॉर बॉन्ड्स खरीदे ताकि सरकार के पास पैसा आए जिससे सरकार हथियार खरीद सके। एक बार स्टीव जब इस शो को इटली में सोल्जर्स के सामने कर रहा होता है तब वहाँ सोल्जर्स उसकी काफी बेइज्जती करते हैं। वो कहते हैं तुम एक नौटंकी करने वाले हो, ज्यादा कुछ नहीं। इस बात का स्टीव को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसे सोल्जर बनना था ना कि नौटंकी करने वाला। शोज के बाद उसके पास पेगी आती है। उससे स्टीव को पता चलता है कि जिस बटालियन में उसका दोस्त बक्की था उसे हाइड्रा के ऊपर हमला करने के लिए भेजा गया था। वो सारे मारे गए और जो भी बचे उन्हें हाइड्रा ने बंदी बना लिया है। स्टीव अपने सीनियर के पास जाता है वहाँ हमला करने के लिए कहने, पर उसका सीनियर कहता है अगर हमने वहाँ हमला किया तो हमारे काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाएंगे क्योंकि वहाँ हाइड्रा की पकड़ बहुत ही मजबूत है। लेकिन स्टीव अपने दोस्त बक्की को बचाना चाहता है इसीलिए वो पेगी और हावर्ड की मदद से प्लेन से कूद के उस जगह अकेले ही जाता है। ये हाइड्रा का एक लैब होता है जहाँ बहुत ही आधुनिक हथियार होते हैं जो उस टेसरेक्ट की एनर्जी से चलते हैं। स्टीव यहाँ सभी सोल्जर्स को छुड़ा देता है पर उसमें उसका दोस्त बक्की नहीं होता तो वो सबको निकलने का रास्ता बता के निकलने को कहता है और खुद अपने दोस्त को बचाने जाता है। बक्की उसे अंदर मिलता है जहां उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था। वो बक्की को अपने साथ लेके भाग रहा होता है तभी उसके सामने जोहान आ जाता है। जोहान यहाँ अपने चेहरे पर लगे नकाब को हटाता है तो इसका चेहरा लाल रंग का होता है जो कि बिल्कुल हड्डी की तरह होता है। दरअसल ये पहले डॉक्टर अब्राहम के साथ काम किया करता था और जब सुपर सोल्जर सीरम पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था उसी समय जोहान ने इसको अपने शरीर के अंदर डाल लिया। इससे उसके अंदर ताकत तो आ गई पर उसके साइड इफेक्ट के कारण उसका चेहरा पूरी तरह से बिखर गया और ये बन गया रेड स्कल। रेड स्कल यहाँ से अपने साइंटिस्ट के साथ निकल जाता है। इसके बाद स्टीव भी अपने दोस्त बक्की को यहाँ से लेके निकल जाता है और अपने साथ सभी सोल्जर्स को लेके अपने कैंप पे आता है जहाँ पर कर्नल उसके इस काम से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उनको इससे पहले स्टीव पे विश्वास नहीं था, पर उसके इस कारनामे के बाद कर्नल को भी स्टीव पर पूरा भरोसा हो जाता है। इसके बाद से स्टीव को नौटंकी वाले काम से निकाल दिया जाता है और वो सेना के साथ उनके काम में हाथ बटाता है। स्टीव पेगी को बताता है कि मैंने हाइड्रा के अड्डे पर नक्शे में कुछ निशान देखे थे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये हाइड्रा के दूसरे अड्डे हैं जहाँ पर वो हथियार बनाते हैं। मैं वहाँ पर हमला करना चाहता हूँ। ये बात वो कर्नल को बताता है। मैं अपने टीम के साथ उन जगहों पे हमला करना चाहता हूँ। स्टीव के टीम में उन लोगों में से कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टीव ने छुड़ा कर लाया था। इसके बाद स्टीव हावर्ड के पास जाता है जहाँ हावर्ड उसे कुछ सील दिखा रहे होते हैं, पर स्टीव की नजर एक सील पर पड़ती है। वो इसके बारे में पूछता है। हावर्ड बताता है कि ये बहुत ही रेयर मेटल से बना है जिसका नाम है वाइब्रेनियम, जो धरती पर बहुत कम पाई जाती है और जितनी तुम्हारे हाथ में पूरे धरती पर बस उतनी ही वाइब्रेनियम पाई जाती है। इस सील्ड
को स्टीव अपने साथ एक ढाल के तौर पर रख लेता है। इसके बाद स्टीव अपने साथियों के साथ मिशन पर निकल पड़ता है। वो हाइड्रा के कई अड्डों को तबाह कर देता है। स्टीव के मिशन पे जाने से पहले हमें स्टीव और पेगी के बीच प्यार का पता चल जाता है। इनके हरकतों से हम समझ जाते हैं कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्टीव अपने दोस्त बकी और एक सोल्जर के साथ जोहान के ट्रेन के अंदर जाता है। ट्रेन में डॉक्टर जोला होता है जो कि जोहान का केमिस्ट होता है। स्टीव उसे पकड़ लेता है, पर इसी बीच बक्की चलती ट्रेन से लटक जाता है। स्टीव उसे बचाने की कोशिश करता है, पर बक्की जिस हैंडल को पकड़े होता है वो टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहीं जोला जिसे पकड़ लिया गया था वो बताता है कि रेड स्कल जल्दी दुनिया के बड़े बड़े शहरों पे बम गिराने वाला है। ये खबर मिलने के बाद कैप्टन अमेरिका सोल्जर्स के साथ हाइड्रा के उस अड्डे पर जाते हैं जहां रेड स्कल होता है। कैप्टन और सोल्जर्स मिलकर हाइड्रा के अड्डे को तबाह कर देते हैं, जिसके बाद रेड स्कल टेसरेक्ट लेके एक प्लेन से यहाँ से निकल जाता है। पर तभी कैप्टन अमेरिका पेगी की मदद से प्लेन के अंदर पहुंच जाता है। वहां कैप्टन और रेड स्कल के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इस फाइट में कैप्टन शील्ड को रेड स्कल के ऊपर फेंकता है, जिससे वो उस मशीन से जाके टकरा जाता है जिसमें टेसरेक्ट होता है। टकराने से टेसरेक्ट बाहर आ जाता है और रेड स्कल टेसरेक्ट को पकड़ता है, पर वो उसके एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है और टेसरेक्ट प्लेन की धातु को गलाकर प्लेन से नीचे गिर जाता है। इसके बाद कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो समझ जाता है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये बात वो पेगी को रेडियो पर बताता है। वो पेगी से कहता है ये प्लेन न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है और अगर लोगों को बचाना हो तो मुझे इस प्लेन को क्रैश करना होगा। पेगी ऐसा करने से साफ मना करती है क्योंकि वो बकी से प्यार करती है, लेकिन कैप्टन अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और प्लेन को आर्टिक में क्रैश कर देता है। वहीं हावर्ड को टेसरेक्ट मिल जाता है, पर कैप्टन का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार जाती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां कैप्टन अमेरिका एक हॉस्पिटल में होता है। वो उठता है, तभी उसके पास नर्स आती है। कैप्टन उससे पूछता है मैं कहाँ पर हूँ। वो बताती है तुम न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में हो, लेकिन कैप्टन को उस पर शक होता है क्योंकि रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही होती है वो 1941 में हुआ था और कैप्टन का एक्सीडेंट हुआ था 1945 में। इसीलिए वो वहां से भागता है। भाग के जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। तभी उसके पास निक फ्यूरी आता है। वो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि तुम 70 सालों से बर्फ के नीचे दबे हुए थे, पर फिर भी तुम जिंदा रहे। हम तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे बताने वाले थे, लेकिन तुमने सब कुछ खुद ही पता कर लिया। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी कैप्टन के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है, और मूवी इसी के साथ यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।